तथ्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण वीर्य की रक्षा करने में इस समय चुकोगे, तो पुनः इस जन्म में तुमको ये अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों को करने वाले जीते हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। ओके। तो ये भी अभी तक हमने जाना, बच्चा पैदा होने से पहले से ही जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को एजुकेट करते रहें। स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं, शुरू से क्या क्या चीजें उनको पता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इवन सुपरस्टिशियन और क्या लॉजिकली सही है, ये भी धीरे धीरे बच्चों को इनकलकेट कर देनी चाहिए। फिर बात आई ब्रह्मचर्य की। ये बच्चों को ये बताना जरूरी है कि वो ब्रह्मचर्य का भी उस एज में पालन करे, अर्थात अननेसेसरी अपनी जो प्राइवेट पार्ट को ना छुएं, जिससे कि ऐसा कुछ ना करें जो उनके अंदर टेम्पटेशन आए, और उसको वो कंट्रोल करे। उसके अलावा पेरेंट को ये भी सिखाने में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर वो इस एज में दो चीजें, ज्ञान और बुद्धि को ना बढ़ाए और प्रिजर्व द रिप्रोडक्टिव एलिमेंट, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन ना करे इस एज में, तो जिंदगी में फिर दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा ये तीनों को अचीव करने के लिए। हर एज की अपनी एक नीड होता है। अगर आप उस एज में उस चीज को नहीं करते हैं, आगे प्रॉब्लम होता है। खास करके अगर पढ़ाई, जो स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उस समय तीन चीजें बच्चे को, तीन चार चीजें बच्चे को फोकस करना है। ऐसा माँ बाप बच्चे को बार बार बोलें कि ज्ञान फोकस करो, अपनी विजडम बुद्धि को बढ़ाने में, ज्ञान को बढ़ाने में। और वो ज्ञान में आ जाता है स्किल ट्रेनिंग, है ना। और फिजिकली हेल्दी रहने में, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा सेंसुअल प्लेजर के पीछे ना पड़े, आदि आदि, या टेम्पटेशन में ना फंसे। और टेम्पटेशन में ना जाएं इसके लिए भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस एज में जितना आप अपने आप को फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली ट्रेंड और हेल्दी बनाओगे, आगे की पूरी जिंदगी आपको भोगने के लिए भी, हाँ, आपको उतना धन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, आपकी बॉडी भी साथ देगा। दैट्स हाउ यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। तो अभी इसको आपको बनाने का टाइम है, न कि इसको यूज करने का टाइम। तो जो हम देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ही बच्चे हर तरह की सेंसुअल इंडल्जेंट में बिजी हो जाते हैं, तो आगे जाकर उनकी जो जो एक क्यूरियोसिटी होती है लाइफ के बारे में, चीजों के बारे में, खत्म हो जाती है। तो फिर आर्टिफिशियल ये लिबरलिज्म और उन चक्करों में फंस के फिर वो डिप्रेशन में गुजरते हैं, क्योंकि जिस चीज को जब एंजॉय करना चाहिए वो ना करके, जिस चीज को जब एक्सप्लोर करना चाहिए ना करके, जब हर चीज को आप 8 10 12 15 18 20 साल में कर लेना चाहते हो, बाकी के लाइफ में क्या करो, बोर हो जाओ वही सब चीजें करते करते। फिर आप उठपटांग हरकतें करोगे, फिर डिप्रेशन में जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी गोल ही खत्म हो जाती है, ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाती है, सब कुछ इजीली अवेल हो गया इस एज में। तो ये भी बच्चों को बताना जरूरी है। इफ यू मिस दिस ट्रेन, अगर ये गाड़ी आप मिस कर जाते हो, तो आगे फिर ये लाइफ में आप दोबारा अपनी इसको आप करना मुश्किल होता है। इसके बाद आता है, यहाँ से देखिए ये पारा, दे मस्ट बियर इन माइंड। तो जब तक माँ बाप जिंदा हैं, ये बच्चों को बताना जरूरी है कि भाई जब तक हम जिंदा हैं, कमा पाते हैं, तब तक ही तुम अ, उतने में जितना जल्दी हो सके अपने आप को ट्रेंड, एलिजिबल, क्वालिफाई बनाओ। नहीं तो उसके बाद तो मुश्किल होगा। और आगे
इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है। इस तरह पेरेंट्स, पिता और माता, बच्चे को पैदा होने से पहले, इवन कंसेप्शन से बच्चे को इस तरह के एजुकेट करते रहें, उनको एडवाइस करते रहें, जो भी नेसेसरी मैटर्स है। और तभी इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मातृमान पितृमान पितृमान वेद। तो जो व्यक्ति, जिसकी माँ है या जिसके पिता है, वही प्रिविलेज्ड होता है। व्यक्ति की प्रिविलेज अपने माँ बाप से, उन्हीं हर माँ बाप के होने से बच्चा प्रिविलेज नहीं होता। जो माँ बाप गुणी होते हैं, बच्चों को अच्छा बचपन से ही अच्छी चीजें सिखाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल बताते हैं, खान पान का, पढ़ाने लिख स्वामी जी का फोकस यहाँ पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से। जो एजुकेट करते हैं वो माँ बाप होना बच्चों के लिए बहुत भाग्य की बात होती है, जो बच्चों को सही एजुकेट करते हैं, और वो भी बहुत चाइल्डहुड लेवल पर। बड़े होने के बाद तो फिर आपके कंट्रोल में कम होते हैं, तो वो बाहर दुनिया में जाएगा, उसकी स्कूल है, उसकी टीचर्स होंगे, उसकी फ्रेंड है, सोशल ये है, वो तो अब आपसे कम बाहर से ज्यादा सीखेगा। जहां आपको सिखाना चाहिए जिस एज में, अगर आप वो गाड़ी मिस कर देते हो, आगे तो आपकी कंफ्लिक्ट होगा, बच्चे आपसे लड़ेंगे, आपसे नाराज होंगे। तो इसीलिए पर्टिकुलर बच्चा कंसेप्शन से लेकर के 7 8 10 साल तक पेरेंट्स जो अपने तरफ से, जो उनको, जो माइंड उनका बनाना है, जिस तरह के शेप देना चाहते हैं बच्चे को, वो वहीं से कर ले। आगे तो फिर वो गुरुकुल जाएंगे, आगे पढ़े लिखे जो भी होगा। तो माँ 5वें वर्ष तक बच्चों को, और पिता 6 से लेकर 8 वर्ष तक शिक्षा करे। 9 वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतान का उपनयन करा के आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान पूर्ण विदुषी शिक्षा विद्यादान करने वाली हो, लड़के लड़कियों को भेज दें। तो आपकी रोल कहाँ तक है? अच्छा, ये तो प्राचीन काल की है। बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिए। प्राचीन काल में 9 साल, 8 9 10 साल होता था प्राइमरी एजुकेशन। समझ में आती है? और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, या प्री स्कूलिंग जो है, वो अप टू 8 या 9 का था, और वो भी माँ बाप सिखाते थे। तो गुरुकुलों में एंट्री पॉइंट, जैसे आजकल भारत में भी और यूएसए में भी 6 ईयर हो गया है, 6 साल का बच्चा ही फर्स्ट ग्रेड में एडमिट हो सकता है। इससे पहले 5 साल में हो जाता था। और जब रूल रेगुलेशन नहीं था, नया नया भारत में बना था, तब तो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल के बच्चे को भी स्कूल में डाल देते थे। अब जब रिसर्च होने लगा तो इनको समझ में लगा, नहीं, बहुत अर्ली हो जाता है। जब आप 4 साल के, 4.5 साल के, 5 साल के बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन में भेजते हो, उसके हिसाब से बहुत अर्ली हो जाता है, और उसको प्रेशर बहुत पड़ता है, साइकोलॉजिकली बहुत ट्रोमा में जाता है। अब रूल बदलने लगे, 4 साल, 5 साल, 6, अभी 6 साल तक भारत और अमेरिका जैसे देशों में है। और मेरे ख्याल से यूरोप वगैरह में भी शायद 6+ भी करने लग गए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा, जो गुरुकुल ट्रेडिशन की थी, वो था 8+, 8 9 10 11 तक बच्चे फॉर्मल एजुकेशन के लिए गुरुकुल जाएं, उससे पहले। वैसे गुरुकुलों में थोड़ा एज ज्यादा करने के और भी एक कारण था, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है, फॉर्मल एजुकेशन, बच्चा तो रहता है माँ बाप के पास, घर में रहता है, स्कूल में जाता है, पढ़ लिख के वापस आ जाता है। पर गुरुकुल में जाने का मतलब वो फुली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। वो अपना काम कर सके, अपना थाली धो सके, अपना खाना बना सके, जो भी अपना 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 बिस्तर लगा सके। वो
तो ये जो थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी की भी जरूरत है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल होता था, घर में रह के तो स्कूल नहीं जाते थे। तो हो सकता है इसके कारण एज को थोड़ा बढ़ा रखा है, 9, 8, 9 इयर्स। तब तक माँ बाप घर में उनको सिखाते थे। तो गुरुकुल जाने की क्या वो है, जो पीरियड क्या है, मतलब वो क्या इनिशिएशन है, जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार। तो जनेऊ संस्कार जिसको आप कहते हैं, तो जनेऊ संस्कार 8 साल मिनिमम है, उससे पहले नहीं हो सकता किसी भी वर्ण का। वैसे हर वर्ण के अलग अलग टाइम पीरियड है, पर जो लेटेस्ट टाइम है वो 8 साल, 8 साल से पहले जनेऊ संस्कार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जनेऊ संस्कार का मतलब है कि अब वो विद्या पढ़ने के लिए जाएगा। स्कूल कॉलेज, मतलब आज की भाषा में स्कूल कॉलेज, उस हिसाब से गुरुकुल में पढ़ने जाएगा। और 16 साल तक भी वो जनेऊ संस्कार की बहुत सारे, मतलब ऐसी सिचुएशन में, एक्सक्लूसिव सिचुएशन में 16 साल तक भी खींचा जा सकता है। किसी कारण से बच्चा नहीं पढ़ पाता है, व किसी कारण से प्रॉब्लम होता है, पर 8 साल से, 8+ से होना होता है। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं। अच्छा, अब घर में 5 साल तक माँ की जिम्मेदारी, 6 से 9 साल तक पिता की जिम्मेदारी। इसकी क्या कारण रहा होगा इस तरह के शास्त्रों में लिखने की? बच्चा माँ से ज्यादा कंफर्टेबल है, माँ सॉफ्ट है, माँ एक थप्पड़ मारती भी है तो बच्चे के लिए ज्यादा वो ह्यूमिलिएशन की बात नहीं है, क्योंकि वो माँ के साथ 24 आवर घूमता फिरता है। तो इसीलिए, और माँ ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब आजकल की माए तो अलग, आजकल की माए तो पिता का ही स्थान ले लिया है, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो पहले तो माए बाहर जॉब नहीं करती थी ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा, घर में ही काम करते थे। तो 24 आवर माँ के साथ बच्चा रहता है। और माँ और छोटे बच्चे और माँ की जो संबंध है, माँ पिता से ज्यादा केयरफुल होते थे, क्योंकि पिता उन समय बाहर काम करते थे। अब तो समय बदला, सिचुएशन बदला है। तो इसीलिए छोटा बच्चा इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होता था माँ के साथ, इसीलिए माँ ही उसको शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, माँ ही पहली गुरु है ना। एक तो पेट में जब होता है तभी से शुरू हो जाती है, और 5 साल तक। 5 साल के बाद पिता के हवाले क्यों? वैसे आगे आप बड़े इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे कि अब ताड़न शुरू होना जरूरी है। तो पिता के हवाले जब जाए, तो पिता थोड़ी सी अब लालन लाड़ना, लाड करना कम होगा। 5 साल तक वो अपने चाणक्य भी लिखते हैं, लालयत 5 वर्षाणि, 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक तो लाड कर, लाड समझते हैं, और जितना आप प्यार उसमें लुटा सकते हैं, है ना। पर 5 वर्ष के बाद अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। कब तक? 10, 10 साल तक। 10 मतलब जब तक वो 15 साल का ना हो जाए। तो 5 से लेकर 15 तक ये उसके साथ जो व्यवहार हो, लाड भी रहे, प्यार भी रहे, पर प्यार के साथ स्ट्रिक्टनेस भी रहे, हाँ, कठोरता भी रहे। और जब बच्चा 15 के बाद हो जाए, मतलब जो 16वें साल में प्रवेश करे, तो अपने बच्चों के साथ माँ बाप कैसे व्यवहार करे? मित्र की तरह, दोस्त की तरह फ्रेंडली बिहेवियर करे। घर का एक मेंबर समझ के उसको भी, उसके भी जो ओपिनियन है जो है उसको लिया करे। तो ये ट्रेडिशन आज तक भी चल रहा है। कहीं कहीं ब्लाइंडली लोग फॉलो करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे। फिर इससे कुछ बाप तो बहुत ही ज्यादा पिटाई पिटाई कर देते हैं। ऐसा है ना, कोई भी रूल बनाओ उसका मिसयूज तो हमेशा होता ही होता है। इट्स ए डिफरेंट थिंग। पर सिर्फ बात पिटाई की नहीं, ताड़न मतलब होता है स्ट्रिक्ट रखना, है ना। तो आप कंट्रोल रखना, रेगुलेट रखना, हर चीज को आप हाँ नहीं कर सकते आप, है ना। बच्चे के हिसाब से अब सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब बच्चे को आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है।
उसको पॉलिश करना है, उसको कल्चर्ड करना है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है। तो इसीलिए वो पिता के साथ पढ़ाई करेगा 2-3 साल। अब जब गुरुकुल जाएगा वहां तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा। गुरुकुल की लाइफ तो वेरी टफ है, बहुत डिसिप्लिन है। तो पिता के साथ रहने से थोड़ी डिसिप्लिन उसको आने लगेगा, क्योंकि माँ के साथ जो एक इमोशनल कनेक्शन है, माँ इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए ये सब चीजें हो सकता है आज के डेट में जो नई चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी वगैरह में ये सब चीजें गलत माना जाता है। पर ये एंशियंट सिस्टम ये रहा। और बाय द वे ये मैं बताऊं, ये सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन में ये नहीं रहा। आप पूरे जो ओरिएंटल सिविलाइजेशन है, मतलब चाइना, जापान, कोरिया, ये वियतनाम, थाईलैंड, जो भी एशियन कॉन्टिनेंट में ये हमेशा से रहा है और आज भी देखेंगे ये सब ट्रेडिशन हुआ है कि बच्चे को एक सर्टन एज के बाद और सर्टन एज तक काफी डिसिप्लिन में रखा जाता है, उनको मैनर वो सब सिखाया जाता है। ये वेस्टर्न टाइप की पूरी फ्रीडम का कंसेप्ट नहीं है। अपना एज के हिसाब से, एज मतलब सेंचुरी के हिसाब से चीजें बदलती है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन था, इवन भारत में भी आप देखते हैं, जब महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो वो 4-5 साल तक तो माँ अपनी करती थी। उसके बाद बाप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे, तो बाप जो है उनको प्राइमरी एजुकेशन वगैरह जो ना वो सिखाते थे। अब जब लेडीज पढ़े लिखे होने लग गए, तो माए ही अब बच्चों को संभालते। सच मानिए आज के डेट में इंडिया भारत में बहुत रेयरली फादर होते हैं जो बच्चों की एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कम होते गए हैं। इवन लोअर मिडिल क्लास में भी, क्योंकि माए अब चल इवन वो आज भी हाउसवाइफ ही हैं, घर का काम करती हैं, जॉब नहीं भी हैं, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिसिप्लिन जो भी मारना पीटना उनको ठीक रखना, ना मैनर सिखाना, जो भी करना अब माए करने लग गई है, क्योंकि अब पढ़ी लिखी हो गई। और ये प्राचीन काल की बात है जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी भी होती थी, पुरुष भी पढ़े लिखे होते थे। हाँ, प्रोफेशनली इतना ज्यादा महिलाएं एक्सटर्नल एक्टिविटीज नहीं करते थे। इसलिए 5 साल तक माँ के हवाले, 3 साल, 6, 7, 8, 9, 4 साल पिता के हवाले, उसके बाद गुरु के हवाले जाते। तो उपनयन संस्कार के बाद माँ बाप ऐसे गुरु के पास भेजें। अच्छा, और एक चीज भी मैं क्लियर करना है, 2 चीजें इसमें है। पहली चीज है कि गुरुकुल के बारे में जो हमारा परसेप्शन है, वो भी थोड़ी उसको दुरुस्त ठीक करने की जरूरत है। सारे गुरुकुल फॉर्मल नहीं होते थे, अर्थात बड़े रूप में नहीं होते थे। कुछ गुरुकुल होते थे जहाँ 10,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। ऐसे गुरुकुल जिसमें मोर देन 10,000 बच्चे पढ़ते थे, उनके आचार्यों को कुलपति कहा जाता था। कुलपति, ये डिग्री, ये उनकी पोस्ट की नाम होता था। कुछ गुरुकुल होते थे जहाँ हजारों में, जहाँ हंड्रेड्स में, कहीं 5-10 होते थे। और कुछ गुरुकुल गुरु अपने ही घर में जो 2, 4, 5 बच्चे आ गए उन्हीं को पढ़ाते थे। जैसे आजकल प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं, तो वैसे भी गुरुकुल, क्योंकि कोई आ, आजकल की तरह गवर्नमेंट फंडेड या कारपोरेट फंडेड स्कूल तो होता नहीं था। तो जो ज्ञानी विद्वान लोग है, वो अपना जिस तरह पढ़ाते थे, तो अगर उसको सुविधा है तो पूरा गुरुकुल बन जाता था, नहीं है तो वो अपने घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाता था। पर रहते थे बच्चे उसी के पास ही। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2, ये क्या बात बताई कि बच्चे जो द्विज हैं उनका जनेऊ संस्कार करके गुरुकुल भेज देना। जो शूद्र है बिना जनेऊ संस्कार करके भेजा। तो ये द्विज कौन है?
तो आजकल तो द्विज अर्थ से लोग ब्राह्मण लेते हैं, पर द्विज का अर्थ है जिस व्यक्ति का ऑलरेडी जनेऊ संस्कार हो चुका है, अर्थात जो पढ़ा लिखा है। तो पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ा लिखा इसको द्विज कहते हैं, और वो 3 वर्णों में चला जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शूद्र कहलाता था। वो द्विज नहीं है, उसका 2 बार जन्म नहीं हुआ। एक बार जन्म माँ के पेट से, एक बार जन्म गुरु के पेट से, तभी वो द्विज, 2 बार जन्म। तो अब तो मैं चलो शूद्र हूं, मैंने पढ़ा लिखा, मैं पढ़ लिख नहीं पाया, इंटरेस्ट नहीं हुआ, जो भी कारण है, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं शूद्र हुआ। तो मेरे बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता था? तो आपका बच्चा पढ़ सकता था, पर संस्कार तो आप करा नहीं सकते, क्योंकि आप शूद्र हो, आपको कुछ पता ही नहीं संस्कार कैसे करना, क्या करना, सिखाना। आप तो अनपढ़ हो, तो आप बिना जनेऊ संस्कार कराए ही बच्चे को भेजोगे, तो वहां गुरुकुल में गुरु उसका जनेऊ संस्कार करा देगा। बात समझ में आई? नहीं तो इसकी काफी मिस इंटरप्रेट होगा कि स्वामी जी ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, शूद्रों का बिना जनेऊ के गुरुकुल भेजो और द्विजों को जनेऊ के पश्चात भेजो। क्योंकि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने की कोशिश कर दें, जहां बड़ी रिजिडिटी है कि भाई जो जिस घर में पैदा हुआ उसी जात से कहलाएगा। पहले जात का सिस्टम नहीं था, तो 4 वर्ण थे, और वो वर्ण भी उपनयन और पढ़ाई लिखाई से डिसाइडेड होता था। जिसकी जनेऊ संस्कार हो गया वो द्विज। और द्विज 3 कैटेगरी के होते थे, या तो इंटेलेक्चुअली हाई लेवल का हो तो ब्राह्मण, रूलिंग रूलिंग सोसाइटी का पार्ट बने तो क्षत्रिय, और धन कमाना, इन्वेस्ट करना, बिजनेस, मार्केटिंग, खेती, गाय, पशुपालन, जहां से भी पैसा इनकम का साधन में इंटरेस्ट हो, वो वैश्य बनता था। ये पढ़े लिखे लोगों का होने के कारण उनको द्विज कहा जाता था। जो किसी कारण पढ़ लिख नहीं पाया, तो उसी को ही शूद्र कहा जाता था। तो शूद्र का अपोजिट है द्विज, द्विज का अपोजिट है शूद्र। द्विज आप समझ गए, 2 बार जन्म जिसका, एक माँ के पेट से इग्नोरेंट, और एक गुरु के पेट से, मतलब गुरुकुल से पढ़ लिख करके एजुकेटेड। तो एजुकेटेड होना द्विज है, और वो 3 वर्ण में डिवाइड हो जाते थे। और जो शूद्र हो ही गया, मूर्ख हो गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो बेचारा क्या करेगा? वो वैसे ही अपने बच्चे को भेज दे, गुरुकुल वाले उसको जनेऊ वगैरह करा के उसको पढ़ाएंगे, फिर वो बच्चा द्विज बनेगा। वो अगर द्विज बन गया, तो फिर उसके बच्चे भी द्विज बनेंगे। अगर शूद्र ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं, गुरुकुल नहीं भेजा, फिर ट्रेडिशन बन गया, शूद्र का बेटा शूद्र हो गया। अगर ये 4-5 पीढ़ी चल पड़ी, आपको पता है साइंटिफिकली कितना मुश्किल होता है, आपका डीएनए ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर किसी फैमिली में कोई 5 जनरेशन से 8 जनरेशन से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो बच्चा को, उस फैमिली का बच्चा जब पढ़ने जाए, तो इतना आसान नहीं है उसको ज्ञान अर्जन करना। इसीलिए तो आप जो अभी रंजना जी भी बोल रही थी, जो अमेरिका में इंडिया की तरह तो नहीं, पर एक एक तरह का है कि जो ब्लैक हैं, लेटिनो है, या कोई भी व्यक्ति जिसके फैमिली में अभी तक कोई ग्रेजुएट नहीं आया, उसको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है, उस बच्चे को, है ना। आपको फॉर्म में भरना पड़ता है कि क्या आप अपने फैमिली के पहला बच्चा हो जो ग्रेजुएट पढ़ाई करने कॉलेज जा रहे हो, तो अगर ये है, आपकी स्कॉलरशिप, आपको सीट प्रोवाइड करना, ये प्रेफरेंस में आता है। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे के कंपेयर नहीं कर सकते हो जिस बच्चे के ट्रेडिशन में पढ़ाई लिखाई होने का ट्रेडिशन है। सपोज कोई 5 साल से इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, लॉयर जो है चल रहा है, उसका बच्चा वैसे ही ज्ञानी विद्वान वैसे ही बने, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में है। पर एक बच्चा जिसका खानदान में कभी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, कोई स्कूल नहीं गया, वो अगर 40% भी ले आए, ऐसा बच्चा जो 40% लाता है, और एक बच्चा जो
ट्रेडिशनली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, वो 90% लाए, दोनों में मेहनत ज्यादा लगा होगा उसका जो 40% लाया, हार्ड वर्क उसकी ज्यादा है। तो इसीलिए भारत में भी जो रिजर्वेशन है, बहुत लोग विरोध करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सोकल छोटे जात के लोग हैं, जिनको हजारों हजारों सालों से, हजार हजार साल से, कल्पना करिए कितनी जनरेशन है, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन से उस फैमिली में किसी ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, और उस फैमिली का बच्चा पहली बार, मे बी आफ्टर 1000 ईयर्स के बाद उस फैमिली का एक बच्चा पढ़ने जाता है, उसका क्या ब्रेन कैसा होगा, उसकी घर का इकोसिस्टम कैसा होगा, उसकी कम्युनिटी का इकोसिस्टम क्या होगा, और कल्पना करिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी चीजों को समझने के लिए, क्योंकि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड उसमें जीरो हो चुका। तो इसीलिए रिजर्वेशन भारत में जो है वो बहुत ही साइंटिफिकली सोच समझ के, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने दिया, ठीक है, उसके कारण जो मेरिट रखने वाले उनको सफर करना पड़ता है, पर आपके यहाँ अगर 70% या 60% लोग इस तरह अनपढ़ जिंदगी भर रहेंगे, तो वो सोसाइटी डेवलप कैसे होगा? आज ट्रांजिशन पीरियड होता है तो मुश्किल तो होती है। तो एक समय ऐसा आ जाए कि सब पढ़े लिखे, एक फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिख जाए, उसके बाद सोसाइटी नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है वो करने के लिए। ओके, उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। सामृते पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः, लालनाश्रयिणो दोषा ताड़नाश्रयिणो गुणः। पतंजलि अपने व्याकरण महाभाष्य में लिखते हैं, जो माता पिता आचार्य अपने संतान या शिष्यों को ताड़न करते हैं अर्थात डिसिप्लिन में रखते हैं, और वे जानो अपने संतान और शिष्यों के अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं। जो अपने संतान या शिष्यों का लाड़न करते हैं, वो अपने संतान और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोष युक्त, ताड़ना से गुण युक्त होते हैं। ईस्टर्न सिविलाइजेशन में, हो सकता है वेस्टर्न में भी रहा हो पहले, वेस्टर्न तो जिसको वेस्टर्न मतलब जिसको यूरोपियन कल्चर कहते हैं, जो अमेरिका वगैरह में भी है, हो सकता है 200-300 साल पहले भी उनकी भी यही कल्चर रहा हो। पर क्योंकि पिछले 200-300 साल से वेस्टर्न जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, उसमें बहुत ह्यूज चेंजेस आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अ, पर अभी भी जो ईस्टर्न कल्चर में, ईस्टर्न मतलब मैं पूरे एशिया को कहता हूँ इंक्लूडिंग भारत और सब जगह, कि बच्चों को, उनका मानना है, हमारे यहाँ और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि बच्चे 5 साल के ऊपर होने के बाद उनको उनके प्रति डिसिप्लिन रखना या स्ट्रिक्ट बिहेवियर करना ये अमृत के समान है, और उनको बहुत ज्यादा लाड प्यार और दुलार करना ये जहर के समान होता है। ऐसा उन्होंने पतंजलि के महाभाष्य को कोट किया स्वामी जी ने। अर्थात बच्चा 5 साल के होने के बाद उसके को डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है, डिसिप्लिन वे में व्यवहार करना जरूरी है, जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो। इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये कितना सही है नहीं है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। क्योंकि आगे करते हैं, और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़ना से अप्रसन्न सदा रहा करें।
और संतान, अच्छा ये दोनों के लिए, गुरु अपने शिष्यों को, पिता माता अपने बच्चों के साथ यही व्यवहार करे। क्या? 5 साल से नीचे है तो प्यार लाड जो भी जिसको कहते करे, और 5 साल से ऊपर हो और 15-16 साल से नीचे हो तो वहां ताड़न का मतलब, ध्यान रखे, ताड़न का मतलब पिटाई नहीं होती। ताड़न मतलब स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है। हाँ, कि उनके हर हाँ में हाँ नहीं मिलाना। है ना? कोई बातों में स्ट्रिक्ट हो जाता है, कोई थप्पड़ मार देता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, आप कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, और बच्चों को भी चाहिए, वो स्टूडेंट हो या घर के बच्चे हो, कि वो ताड़न से ही प्रसन्न हो और लाड़न से अप्रसन्न होने की आदत डाले। हाँ, इतना जरूरी है, ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि बनी रहे। हाँ, परंतु माता पिता अध्यापक ईर्षा द्वेष से ताड़न ना करे, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखे। हाँ, ये कंडीशन अप्लाइड है। माँ और बाप, या पिता और माता और गुरु, स्कूल में टीचर, ये जब बच्चे को सख्त व्यवहार करते हैं तो उसमें उनकी गुस्सा, लालच, ईर्षा, द्वेष या किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर के बच्चे को के साथ इस तरह के सख्त व्यवहार ना करें। उनकी सख्ती का जो तरीका होगा वो अंदर से दया प्यार और ऊपर से कठोरता दिखना चाहिए। और इस भाव से, न कि आप आज, जैसे कि हम देखते हैं आज के डेट में भारत में, अब तो शहरों में धीरे धीरे बदलने लग गया है, भारत में भी रूल बन गया है, तो टीचर्स नालायक होते हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है, अपनी घर में झगड़ा, बिजनेस में झगड़ा, वो नाराज, अपना दिमाग खराब है, आकर बच्चों को मार मार करके यहाँ ना गुस्सा निकालते हैं। ये कोई शिष्यों को, शिष्यों के भला करने के दृष्टि से ये ये गुस्सा या झलाना या चिल्लाना या मारना, ये ये गलत है। इसकी, ये तो मिसयूज होता है, अब्यूज करना होता है इसका। अच्छे गुरु, मुझे याद है हमारे बचपन में, हमारे प्राइमरी स्कूल में जो हेड मास्टर थे, तो गांव में सब उनको गुरुजी बोलते थे। बच्चे, बच्चे के माँ बाप, उनके दादा दादी सब उनको गुरुजी बोलते थे। और पर है कि हाँ, बच्चे और बच्चे के माँ बाप तक भी उनसे डरते थे, जबकि प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, धोती पहन के आते थे, हमने भी उनसे पढ़ा है। तो गुस्सा आएगा, जीभ निकाल के दो चार डंडे लगाते थे, खूब मारते थे। पर वो देखते थे, क्योंकि गांव में गरीब भी होते, अगर किस पता चल गया कोई बच्चा भूखा है, खाना नहीं खाया है, तो क्योंकि वो दूर गांव से आते थे, तो उनका लंच के लिए वो अपने ही स्कूल में ही, तो ऑफिस के बगल में एक छोटी सी कुटिया है, तो वो अपना खाना वहां बनाते थे, है ना, दाल चावल या जो भी बनाते थे। और जब उनको पता चले कि स्कूल में कोई बच्चा आया नहीं है, तो बुला करके उसको अपने साथ बैठा करके, वो दो हो पांच हो सात, सबको खिलाते थे। पर पढ़ाई क्लास में ना हो तो खूब डंडा मारते थे। और मुझे खुद याद है, मैं भी बड़े गरीब घर का था, तो एक दिन मैं स्कूल गया ही नहीं था, और 3-4 बजे वो मेला होती है, गांव के दूर कहीं मेला देखने जा रहा था, तब स्कूल छुट्टी हुई। तो स्कूल के बच्चे इधर से आ रहे हैं और मैं इधर से जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ मेला देखने, तो उधर से उनको बड़े गुरुजी बोलते हैं। तो बड़े गुरुजी आ गए साइकिल चलाते हुए, तो हम डरे, कहे आज स्कूल नहीं गए थे, पिटाई होगी। और मुझे देख करके वो बोले रुको रुको। रुका, कहाँ जा रहे हो? जी मेला देखने जा रहा था। तब तक कांपने लग गए। तो उन्होंने अपने पॉकेट से 1 रुपए निकाले और दिया, उनको पता था मैं बड़े गरीब घर का था।
बोले ले जाओ मेले में खर्च करोगे। बात समझ में आती है? तो आपकी पिटाई भी तभी जस्टिफाइड होता है जब आपके अंदर कोई एक्चुअल फीलिंग हो, दया हो, ममता हो, कि इस बच्चे को अच्छा बनाना है इसीलिए। तो इसीलिए वो गुरुजी, बोलो, वो ऐसा व्यक्ति थे कि पूरे गांव में वो किसी के भी घर चले जाएं तो घर वाले ऐसे घबराते थे, मतलब रिस्पेक्टफुली, कि जैसे कोई राजा आ गया हो। इतने सम्मान से भर जाते थे। उनको मरे हुए अभी 40 साल हो गया, आज भी वो किसी दूसरे गांव के हैं। आज भी उनकी स्मृति में हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी हमारे गांव में बनाया जाता है, हमारे गांव के स्कूल में। पर वो मारते थे, पिटाई करते थे। बात समझ में आती है? जो माँ बाप भी माँ बाप भी बच्चों को अगर स्ट्रिक्ट होते भी हैं, या उनके साथ कभी कभी कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते भी हैं, बच्चे उसको प्यार से लेंगे अगर बच्चे को पता चले कि माँ बाप अपनी जिद, अपनी रुतबा, अपनी माँ बाप होने की फायदा उठा के मेरे ऊपर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अभी तो उन वो जो मार रहे हैं तो शायद मेरे भलाई के लिए ही, मेरे गलती के लिए भी कुछ, या मार रहे हैं या डांट रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। बच्चे को ये कन्विंस्ड हो जाए, माँ बाप टीचर अगर मुझे चिल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी दया, प्रेम, अपनापन भला है, तो बच्चे को भी बुरा नहीं लगेगा। उस समय जरूर रोएगा, उस समय वो जरूर परेशान होगा, उस समय वो जरूर रूठेगा, पर उसको अंदर से पता है कि मेरे माँ बाप मेरे भलाई। इसी तरह टीचर के बारे में। पर ये जो टीचर की मैंने एग्जाम्पल दिया, वो आज के डेट में तो बहुत रेयर होते जा रहे हैं। 90% टीचर एक तो बहुत ही नालायक हैं, कुछ आता जाता भी नहीं है, और उनको ना बच्चों की फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट है, ना पढ़ाई लिख, वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। आएंगे, मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं, है ना? नहीं तो अपना गुस्सा कहीं निकले बच्चों पर उतारे, मारना। और मारते ऐसे हैं जंगली जानवरों की तरह। कभी कभी न्यूज में आ जाता है कि बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं, उन पर छाले पड़ जाते हैं, मतलब इंक्लूडिंग महिला टीचर्स होते हैं। तो ये तो जानवर टाइप के होते हैं जो कैसे कैसे करके जहां कुछ नहीं मिला टीचर बन गए हैं। उनमें वो जो टीचर होने का एक जो एक जो जो ग्रेस है वो उनमें नहीं है। तो वो एक अलग चीज है, और इसीलिए सरकार को कानून बनानी पड़ी कि ये स्कूल में कर्पोरल पनिशमेंट बैंड है। उसके बावजूद भी हमें सुनने को मिल जाता है, और ये बैंड होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने जिस दृष्टि से इसको रखा था, वो इंटेंशन अब नहीं है। तो सोसाइटी के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब टीचर प्रोफेशनल हो गए हैं, है ना? टीचर सब प्रोफेशनल हो गए हैं, वो पैसा चाहिए उनको। उनको बच्चों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्ञान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको कोई राइट नहीं होता है कि थप्पड़ तो दूर की बात है उनको डांटे भी। तो वो तो सही बात है। पर ये प्राचीन काल की सिस्टम है, उसी हिसाब से स्वामी जी कहते। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्षा द्वेष से ताड़न न करें, किंतु ऊपर से भय दिखाएं, भीतर से कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे अन्य शिक्षा की, वैसे चोरी नारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्षा, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने, सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। और इसके अलावा ये भी बच्चों को सिखाया जाए, ये सब होने के बाद, they should advise them to abstain from stealing, sexual abuse, contracting habits of indolence, arrogance, drunkenness, untruthfulness। जो माँ बाप सिखाते हैं, अच्छे माँ बाप तो ये सिखाते हैं, जेलेसी, ब्लाइंड बिलीव, है ना, ये सब चीजें के ना करें। ऐसा माँ बाप, पिता माता उनको बार बार सिखाएं। और अच्छे गुण,
जैसे सत्य होना, धर्म का पालन करना, आदि आदि चीजों को उनको सिखाएं और एजुकेट करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। तो बच्चों को ये एग्जाम्पल दे के समझाने की जरूरत है कि झूठ बोलना, चोरी करना या इस तरह के जो चीजें करने से क्या होता। तो स्वामी जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज किसी ने कोई झूठ बोला या चोरी करा, और जिसने उस चीज को देखा, उसके मन में उसकी व्यक्ति के प्रति, उसकी कैरेक्टर के प्रति, उसकी पर्सनालिटी के प्रति हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कभी भी उसके लिए ट्रस्ट वर्थी बन नहीं सकता। इसीलिए लाइफ में कभी भी एट ए सिंगल टाइम चोरी या झूठ, चकारी इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए। ऐसा पिता माता बचपन में बच्चे को अच्छी तरह उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ सिखाने की जरूरत है। दूसरी चीज स्वामी जी ने एक इंटरेस्टिंग बताई, मिथ्या मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं। कभी कभी हम प्रॉमिस करके, कमिट करके उसको फुलफिल नहीं करते हैं, टाइम दे करके टाइम पर नहीं आते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये भी झूठ में काउंट होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, मैं तुमको या तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा, अमुक वस्तु अमुक समय में दूंगा, इसको वैसे ही पूरी करे, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी नहीं करेगा। अर्थात आपने किसी को टाइम दिया कि मैं आपको 5:15 पर मिलूंगा, तो आप 5:15 में ही मिलो। अगर आपने किसी को कमिट किया कि मैं आपको, आपकी आपने मैं आपको ये चीज दूंगा, तो वो चीज आपको उसी दिन उसी समय वही चीज आप उसको दें। इस तरह के हैबिट बच्चों में होनी चाहिए। नॉर्मली इन चीजों को हम झूठ से अलग समझते हैं। स्वामी जी कहते हैं नहीं, ये भी झूठ के कैटेगरी में आता है। जब आप कमिट करके उसको फुलफिल नहीं करते हो, अब फुलफिल करते भी हो तो उस टाइम पर नहीं करते हो, आगे पीछे करते हो, या जो कमिट किया उसके कुछ और करते हो। किसी भी एंगल से तुम्हारी बात अगर, जो बोला उस पर अगर तुम खड़े नहीं उतरते हो, तो फिर वही झूठ कहलाता है। और उससे तुम्हारे अपने ट्रस्टवर्थीनेस कम होता है। लोगों के नजर में इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड नहीं बन पाते हो। इन चीजों को बताने की जरूरत है। इसीलिए सत्य भाषण, सच बोलना, सत्य प्रतिज्ञा, ट्रू कमिटमेंट आदि सबके साथ करना चाहिए। ऐसा बच्चों को बचपन में ही सिखाने की जरूरत है। और नंबर 2, किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्योंकि अभिमान श्रियम हंति या विदुर नीति का वचन है। अभिमान अर्थात अहंकार है, वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देते हैं। इस वास्ते अभिमान का नहीं करना चाहिए। दूसरी एजुकेशन, और ये तो मैं खुद फील देखता हूं, एरोगेंसी, ईगो। हमारे यहाँ, मतलब यहाँ जब हम यूएसए में रहते हैं, इसकी कल्चर एक दूसरी टाइप की कल्चर है। यहाँ कोई किसी को परवाह नहीं करता। यहाँ कोई छोटा बड़ा का बहुत ज्यादा सेंस नहीं है। बहुत हाई लेवल पर होगा, एलिट लेवल पर। नॉर्मली आम आदमी अपने से छोटे को, अपने से बड़े को बहुत ज्यादा नहीं समझता। भारतीय सोसाइटी में ये कूट कूट के भरा है। आप 5 रुपए किससे ज्यादा कमा लिया तो आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ जाते हैं, उसको छोटा समझने लग जाते हैं। है ना? नहीं, दोनों एक ही टाइप के पढ़े लिखे हैं। किस्मत के कारण तुम ऊपर ऑफिसर बन गया, वो नीचे ऑफिसर बन गया। और वो आदमी नीचे ऑफिसर को अपने ऐसा समझता है मानो ये जानवर है। ये जो घमंड, ये जो ईगो, ये इवन बच्चों तक शो करता है। अब ये ये अभी के फेनोमेना है। बड़े शहरों में ये जो सो कल्ड मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, है ना, जिनके पास
अच्छा खासा पैसा पैसा है, बहुत हाई फाई नहीं पर है। ये लोग अपने नौकरों से, ड्राइवरों से भी जिस बदतमीजी से बात करते हैं, बात बात पर थप्पड़ मारना, इनको बदतमीजी से तूता बेवा करके बोलना, इनको बात बात पर ह्यूमिलिएट करना, उनके बाप के नाम लेकर बोलना, इतनी कॉमन हो है दिल्ली मुंबई आदि बड़े बड़े शहरों में, मिडिल क्लास के लोगों के घर में। मतलब वाइल्ड एनिमल से बदतर ये हो चुकी है ये आज की सोसाइटी। सब पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है। और तो दूसरी एक प्रॉब्लम जो देखा गया, जो पता चला कि ये मतलब जो आप तो दुनिया में स्लेव खत्म हो गया है, पर आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के मिडिल क्लास के अपार्टमेंट्स में कितनों के घर में आपको मिलेंगे 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल के लड़के लड़कियां, जिन्होंने वो खरीद रखा है एजेंट से कुछ पैसा दे के 5-10 हजार, और उसको घर में बंदी बना के रखा है। 18-18 घंटे, 15-15 घंटे उससे काम करवाते हैं, खाना पीना नहीं देते, मारते हैं, पीटते हैं, चाबुक से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, आग सिगरेट से जलाते हैं। और गुड़गांव, ये जो जो गुड़गांव में भी, क्योंकि गुड़गांव भी, न्यू मुंबई, जो भी ये बड़े बड़े शहरों, और ये संख्या लाखों लाखों की संख्या में। ये ये लोग इस तरह के क्यों बने, इतने हाईली एजुकेटेड हो, पैसा है, शहरों में रहते हो, ह्यूमैनिटी कहाँ गायब हो, किसकी फॉल्ट है? अगर आप सर्च करेंगे, पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें। उनके माँ बाप भी इसी तरह के हैं। तो बात है कि जब ये सब चीजें बचपन से बच्चों को टोकने की, सिखाने की ज्यादा जरूरत। हम बच्चों को मार काट करके पढ़ा लिखा तो लेते हैं पैसा कमाने के लिए, पर ये नहीं सिखाया क्या बिहेवियर गलत है, क्या बिहेवियर सही है। मतलब ऑनेस्टी तो सवाल ही नहीं उठता। ये जो नई मिडिल क्लास बन रही है, अरे आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पिछले 30-35 साल से, या मुझे जो पता है न्यूज़पेपर और न्यूज मैगजीन वगैरह के थ्रू, बाकी तो कब से हो रहा होगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो ये जो अमानवीय व्यवहार है, क्यों है? ईगो, मैं बड़ा हूं, तुम छोटा हो, और तुम इतना छोटा हो, मतलब तुम भेड़ बकरी के बराबर हो, हम तुम्हें कभी भी मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, खाना दे ना दे। आप समझ सकते हैं किस, ये एजुकेशन की पार्ट नहीं होने का ये प्रॉब्लम है, और पेरेंटिंग की प्रॉब्लम के कारण ये भारत की सोसाइटी में ये है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।